तो बच्चों पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर चला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं, लगभग पूरा कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। लेकिन इस चैप्टर में जो है एक टॉपिक मैंने आपको नहीं पढ़ाया, जिसको बोलते हैं एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर वाला जो टॉपिक है ना, मैं आपको इस एसी करंट वाले चैप्टर में पढ़ा दूंगा। आप ध्यान रखना ना, एसी जनरेटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर कर लेंगे। तो इस चैप्टर के रिलेटेड मैंने आपको सारे एग्जाम्पल, सारे एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है लगभग कंप्लीट करा चुका हूँ। आज मैं क्या कर रहा हूँ, एनसीईआरटी के एक्सेप्ट यानी कि एनसीईआरटी के अलावा एक न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल अलग से आपको कराता हूँ कि एनसीईआरटी के अलावा ये न्यूमेरिकल पहले बोर्ड में आए हुए हैं, सीबीएसई बोर्ड में आए हुए न्यूमेरिकल है, ध्यान रखना। तो इसलिए मैं इनको करा रहा हूँ, वरना कराने की जरूरत भी नहीं थी। तो बोर्ड में आए हुए न्यूमेरिकल है, इसलिए मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल ये नहीं है, थोड़ा सा उनसे कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल है। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं। अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल इज रोटेटेड अबाउट वन ऑफ इट्स एंड एट द कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बोला जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। सेम अगर आपको याद होगा, ये क्वेश्चन मैं आपको कहां पे बता रहा हूं, ये क्वेश्चन कहां से आया था। ये क्वेश्चन ठीक उसी तरीके का जैसे हमने एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 6.6 करा, और हमने क्वेश्चन नंबर 6.5 करा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का, इसी चैप्टर का। ठीक है, जब हमने ये दो क्वेश्चन करे तो सेम क्वेश्चन ये है, बिल्कुल रिपीट उसी तरीके से क्वेश्चन और का, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग चीज पूछी हुई है। इसने बोला हुआ है प्लॉट ग्राफ्स टू शो वेरिएशन ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर विद द एंगुलर स्पीड एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर। मतलब आपको क्या बताना, ईएमएफ के अक्रॉस में आपको ओमेगा को प्लॉट करना है, और ईएमएफ के अक्रॉस में आपको लेंथ ऑफ द कंडक्टर को भी क्या करना है, प्लॉट यहाँ पे करना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ईएमएफ का जो फॉर्मूला था ना, जो आपने कैलकुलेट किया होगा, ईएमएफ का फॉर्मूला जरा रिमेंबर करो। आपने पहले जब भी हमने ये वाला क्वेश्चन करा था, मैंने बोला था एग्जांपल नंबर 6.6 एनसीईआरटी, और क्वेश्चन नंबर 6.5 इसी चैप्टर का एनसीईआरटी का हमने करा था। सिमिलर क्वेश्चन है, तो वहां पे आपने डीई निकाला होगा। तो डीई बराबर आपके पास जो निकल के आया था वो कितना निकला, हमने बी वी डी आर करके निकाला था। मैंने बोला जो जो एग्जांपल और जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, उस क्वेश्चन को एक बार देख लो, ये वाला क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में देखो, फिर भी हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं। देखो ईएमएफ बराबर क्या होता है, बी वी एल होता है। ठीक है, बी ये हो गया, वी ये हो गया, ठीक, और एल की जगह हमने स्मॉल लेंथ ले ली डी आर। ठीक है, ध्यान रखना, इतना डी आर लेंथ हो गया। तो आपने ये ई की वैल्यू लिख दी। अब v इक्वल टू, जो अगर आप यहाँ पे क्या करना है, आपको ओमेगा का भी तो टर्म डालना है, तो आप क्या करेंगे, इस v की जगह ना आप r ओमेगा लिख देंगे, बिकॉज v इक्वल टू r ओमेगा होता है, अगर आपको ध्यान होगा। तो यहाँ पे डी यानी कि ईएमएफ की वैल्यू कितनी निकल के आ गया आपके पास, बी आर ओमेगा डी आर। अगर आपने टोटल ईएमएफ निकालेंगे तो इस तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने से बी ओमेगा बाहर आ जाएगा, केवल आर के साथ डी आर बच जाएगा, इस तरीके से। अब जब आप इसको और कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो देखो लिमिट भी लगानी है जीरो से लेकर एल तक। जीरो से लेकर एल तक क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो लेंथ है ना रॉड की, वो एल दे रखी है ना। वहां पे भी हमने ऐसे ही करा था, लेंथ यहाँ पे एल दे रखी है तो एल लगा लो यहाँ पे लिमिट। कहीं पे आर दी होती तो आर लगा लो, कहीं पे कुछ वैल्यू दी होती है न्यूमेरिकल तो उसको लिख दो। तो जीरो से लेकर एल तक यहाँ पे लिमिट है, तो बी ओमेगा, और आपको पता है आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2। ये कहाँ से हुआ इंटीग्रेशन, जब हमने ये दोनों ये वाले इससे रिलेटेड दो न्यूमेरिकल करे थे एनसीईआरटी के, इसके ही सिमिलर, तो वहां पे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया होगा, जो था इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स बराबर एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। सिमिलर इसी फॉर्मूले से मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया। आप उस वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि वो न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पेपर में आर्क है, लेकिन वो न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो प्लॉट करना है आपको ग्राफ, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम कहानी कर रहे हैं। ठीक है, तो जीरो से लेकर एल तक आपने क्या कर दिया, यहाँ पे लिमिट भी लगा दी। तो आपके पास ईएमएफ जो होगा वो कैसे निकल के आएगा, ईएमएफ बराबर जो हो जाएगा बी ओमेगा और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस तरीके से हो जाएगा। तो आपके पास ईएमएफ जो आएगा वो निकल के आएगा बी ओमेगा, और ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 2। तो आपका ईएमएफ की वैल्यू दिख रही है आपको, ई इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। अब आपको क्या करना है, प्लॉट द ग्राफ टू शो वेरिएशन ऑफ ईएमएफ अक्रॉस द भी लिखा हुआ है, अक्रॉस द एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड के साथ पहले इस ईएमएफ का आप जरा क्या करो, ग्राफ प्लॉट करो। देखो यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा होगा, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओमेगा के, दिख रहा है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओमेगा के, इस यहाँ से कंक्लूजन निकाला हमने। और ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल स्क्वायर के, है ना, ईएमएफ की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओमेगा के है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के स्क्वायर के। तो इन दोनों के अगेंस्ट ही तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ई को हमने ओमेगा के अगेंस्ट प्लॉट करना है, और ई को हमने लेंथ के अगेंस्ट क्या करना है, प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम ईएमएफ को ओमेगा के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं। तो मैंने एक यहाँ पे देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, इस तरफ आप ईएमएफ ले लो। ठीक है, इस तरफ क्या ले लो, आप ईएमएफ ले लो, ये कैपिटल ही लिख दो, ये स्मॉल ही लिख दो, यहाँ इस तरह आप ओमेगा ले दो। अब देखो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओमेगा, जब भी ऐसा सीधा सीधा रिलेशन होता है ना, सीधा सीधा मतलब देखो, अब ओमेगा जितना बढ़ेगा ठीक उतना ही ईएमएफ भी बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है, ओमेगा को अगर आप 2 ओमेगा करेंगे तो ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, ई की जगह 2 ई हो जाएगा। सीधी सी बात है, कहने का मतलब क्या है, जिस अमाउंट में आप यहाँ पे ओमेगा को बढ़ाएंगे ना, ठीक उसी अमाउंट में ईएमएफ बढ़ जाएगा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है दो क्वांटिटी के बीच में, तो उसका ग्राफ ठीक इस तरीके से ओरिजिन से जाता हुआ स्ट्रेट लाइन मिल जाता है। ठीक है, तो ई और ओमेगा बीच में यहाँ पे ग्राफ, फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसका ग्राफ इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ करना है।
सेकंड वाला जो आपको पार्ट है ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर है, तो पहले आप तो इस तरफ ई लिख दो, फिर से है ना बनाना आपको ऐसे, इस तरफ ई लिख दो, इस तरफ एल लिख दो। अब एल स्क्वायर पे डिपेंड करता है, तो याद रखना स्क्वायर का ग्राफ इस तरीके से बनता है, इस तरह ऐसे करके बनता है स्क्वायर ग्राफ, थोड़ा सा घूमा हुआ, ठीक है ना। तो आपको स्क्वायर वाला जो फंक्शन होता है उसका ग्राफ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी दोनों क्या हो गए यहाँ पे सॉल्व हो गए। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये बोर्ड में आया हुआ न्यूमेरिकल है और एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल भी नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी पे बेस्ड है पूरा कंप्लीटली। क्योंकि मैंने आपको एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल बिल्कुल ऐसा ही कराया था, वहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू थी, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, वहां पे ग्राफ बनाने के लिए नहीं दिया था, यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए दिया, बस इतना ही अंतर है। और ग्राफ भी किसके अगेंस्ट बनाना है, देखो सबसे पहले यह ईएमएफ को एंगुलर स्पीड के अगेंस्ट क्या करना है, ड्रॉ करना है, फिर ईएमएफ को लेंथ ऑफ द कंडक्टर के अगेंस्ट भी क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओमेगा है, तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आता है तो ये वाला आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। और अगर स्क्वायर फंक्शन है तो स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे ईएमएफ को वाई एक्सिस में और ओमेगा को और लेंथ को मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस में लिया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। इस तरीके से आपका इसका क्या करना है, सॉल्यूशन करना है ग्राफ बनाते हुए। और ध्यान रखना, पहले आपको इसको लिखना बहुत जरूरी पड़ेगा, यानी कि ये डेरिवेशन जो छोटी सी मैंने यहाँ पे करके दिखाई है, ये डेरिवेशन भी आपको करके दिखानी पड़ेगी, तभी जाके आप वहां पे क्या करना है, ये ग्राफ को ड्रॉ करना, तब जाके आपको इस क्वेश्चन में 3 नंबर मिलेंगे। 3 नंबर का न्यूमेरिकल है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके लिए न्यूमेरिकल रहने वाला है बोर्ड के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। टू कोसेंट्रिक सर्कुलर लूप्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर आप प्लेस कोएक्सियली। देखो एक आपके पास दो सर्कुलर लूप है ना, एक की जो रेडियस आपको कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर दे रखी है, और दूसरे की रेडियस आपको कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर दे रखी है, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे पहले सर्कुलर लूप बना दो, कोसेंट्रिक है वो भी, देखो ना, एक बनाया आपने ये वाला, इसकी जो रेडियस आपकी 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर लिख दो भाई। और एक बड़ा सा सर्कल बना रखा, और उसकी जो रेडियस दे रखी है आपके पास, वो दे रखी है आपके पास ऐसे करके, है ना। तो सर्कुलर लूप बना दो ना, यहाँ पे मेरे पास कंपास तो है नहीं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे से यहाँ तक जो है, जो दूसरा वाला आपके पास जो स्पेयर है, या फिर दूसरा वाला जो सर्कुलर लूप है, स्पेयर तो नहीं है, क्या सर्कुलर लूप है, उसकी रेडियस देखिए 20 सेंटीमीटर। तो दोनों की मैंने आपको यहाँ पे रेडियस लिख के दिखा दी। जो आपके पास छोटा वाला सर्कल है उसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर होगी, जो बाहर वाला सर्कल है उसकी जो रेडियस है 20 सेंटीमीटर होगी। प्लेस कोएक्सियली, कोएक्सियली का मतलब इनका दोनों का जो सेंटर है वो एक ही पॉइंट पे, कोसेंट्रिक है ना। देखो कोएक्सियली का मतलब क्या होगा, दोनों की एक्सिस भी एक ही है, और कोसेंट्रिक का मतलब हो गया दोनों का जो सेंटर है वो भी एक ही है। फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट। अगर आपको याद होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्या है ये वाला न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जब मैंने आपको एग्जांपल नंबर 6.8 कराया था ना, अगर आपको याद होगा एग्जांपल नंबर 6.8 एनसीईआरटी का, जिसमें ऐसा ही आया था कि दो कोसेंट्रिक सर्कुलर लूप्स थे और उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें फाइंड आउट करना था। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल था, आप उस एग्जांपल को पहले देख लें। एग्जांपल नंबर 6.8 बोल रहा हूं मैं, ठीक है, जिसमें क्या था, टू कोसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल थी, और उसमें हमने क्या करा था, इसी तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करा था, वहां पे हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला था। तो उसमें भी हमने सबसे पहले क्या देखा था, देखो मैं आपको याद दिलाता हूं। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे सर्कुलर कॉइल तो है ना, इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करें तो मैंने बोला एग्जांपल नंबर 6.8 आप एनसीईआरटी का देखना, मैंने जरूर कराया, वो क्वेश्चन बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। वहां पे हमने दो कोसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल थी, उनका हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट किया था। वहां पे एक फॉर्मूला निकल के आया था एम के लिए, लेकिन आप यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस फॉर्मूले को दोबारा से कैलकुलेट करते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात हो रही है, म्यूचुअल इंडक्टेंस तभी होता है जब दो कॉइल आपस में पास रखी हो और एक कॉइल में करंट फ्लो हो रही हो, और उसके पास रखी जो दूसरी कॉइल है उससे जाने वाला हमें ईएमएफ क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन में क्या है, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे कंसीडर करके चलना पड़ेगा ना, थोड़ा सा यहाँ पे कंसिडरेशन तो करनी पड़ेगी। अच्छा देखो, बोला फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट। और क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इफ द करंट पास थ्रू द आउटर लूप इज चेंज एट अ रेट ऑफ 5 एम्पियर, 5 ये एम्पियर पर मिली सेकेंड लिखा है, याद रखना जो ये लिखा है ना यहाँ पे, ये इस तरीके से लिखा है 5 एम्पियर पर मिली सेकेंड। मैंने पहले बता दिया क्या लिखा है, ध्यान रखना। फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस इन द इनर लूप, इनर लूप में ईएमएफ निकालना है कितना इंड्यूस हुआ, और जो करंट फ्लो हो रही है आउटर सर्किट में हो रही है, यानी कि बाहर वाला आपको ये दिख रहा है सर्कुलर कॉइल, इस वाली कॉइल में करंट फ्लो हो रही है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो तो कंसीडर कर लो, थोड़ा सा कंसिडरेशन भी कर लो, वहां पे हमने किया तो है ही। कंसीडर I1 करंट या फिर I2 करंट, I1 करंट इज फ्लोइंग इन द आउटर लूप, इन द आउटर सर्कुलर लूप, फ्लोइंग इन द आउटर सर्कुलर लूप, आउटर सर्कुलर लूप। देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, कौन सी सर्कुलर कॉइल, आउटर वाली होगी, है ना, आउटर वाली सर्कुलर कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा ना, एट अ डिस्टेंस आर भी लिख दो, क्या लिख दो, एट अ डिस्टेंस आर, एक डिस्टेंस आर पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा ड्यू टू आउट। देखो हमें पास जो है यहाँ पे कोसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल है, मैंने बोला आपको एग्जांपल नंबर 6.8 जरूर देखना एनसीईआरटी का, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ। मान लो ये जो बाहर वाली जो आपके पास जो सर्कुलर सर्कल है, यानी कि सर्कुलर कॉइल है, इसमें I1 करंट फ्लो हो रही है,
तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। देखो जब भी कहीं पे करंट फ्लो होती है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस कॉइल, ड्यू टू करंट इन दिस कॉइल, ड्यू टू करंट इन द आउटर कॉइल विल बी बी इक्वल टू, अगर आपको याद होगा सर्कुलर कॉइल के कारण हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालता है एट द सेंटर पे, है ना, तो वो फॉर्मूला निकल के आया था आपका म्यू 0 I1 ले रखे हैं यहाँ पे तो I1 ले लो, और 2R इस तरीके से R डिस्टेंस पे निकाला है तो 2R। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था ऑफ द सर्कुलर कॉइल। ये जो मैग्नेटिक फील्ड था ना एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल है, अगर आपको ध्यान यहाँ पे है, ये क्या है, यहाँ पे है ये मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। और किसके कारण निकाला हमने, इस वाले बाहर वाले लूप के कारण हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पे क्यों निकाला, क्योंकि हमें क्या करना है, ये वाला जो आपको सर्कुलर कॉइल दिख रही है ना छोटी वाली, इस सर्कुलर कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे हमने क्या करा, सर्कुलर कॉइल जो है बाहर वाली ली और उसका सेंटर पे क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकाल दिया। इसको भी आप B1 से क्या कर दो, डिनोट कर दो। अब उसके बाद हमने क्या करा था, उसके बाद हमने लिखा था द मैग्नेटिक फ्लक्स। उसके बाद हमने क्या करा था, द मैग्नेटिक फ्लक्स, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इनर कॉइल। अब हमें क्या करना है कि जो इनर कॉइल आपके पास है ना उससे रिलेटेड आपको मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। तो मान लो वो φ2 है, तो कैसे निकलेगा, देखो B1, ये मैग्नेटिक फील्ड तो यही आएगा, लेकिन ध्यान रखना आपको A2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो अंदर वाली जो कॉइल है ना इससे जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लेना, इस कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लें, तो इस कॉइल का एरिया रखना पड़ेगा, और इस कॉइल का एरिया मैंने यहाँ पे A2 कंसिडर कर लिया। तो आपके पास एक्चुअल में φ2 बराबर बच जाएगा, B1 की वैल्यू रख दो μ0 I1, और ये हो जाएगा 2R1, और यहाँ पे A2 की वैल्यू रख दो पाई R2 स्क्वायर। R2 और R1 क्या है आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, R2 इज लेस देन R1, और R2 की वैल्यू आपको ये दे रखी है 1 सेंटीमीटर, और R1 की वैल्यू आपको ये दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने यहाँ पे फाइव जो भी है φ2 कैलकुलेट कर दिया, यानी कि जो इनर कॉइल है इस कॉइल से जाने वाला आपने मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। और एक्चुअल में अगर आपको याद होगा तो φ2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे MI1 हो जाएगा, ठीक है ना। एक्चुअल में ये भी एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। तो दोनों क्या है यहाँ पे फाई, ये भी φ2 ये भी φ2। एक्चुअल में φ2 तो ऐसे है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट करके दिखा दिया, यहाँ पे इस वाले सर्कुलर कॉइल से जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस के हिसाब से फॉर्मूला होता है वो ये था। अगर यहाँ पे φ2 है तो यहाँ पे I1 होगा, अगर यहाँ पे φ1 है यहाँ पे क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। तो इस चीज का ही आपको ध्यान रखना होता है, सिंपल सी बात है। अब इन दोनों जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है उनको आपस में कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके इन दोनों को बराबर रख देंगे, तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ना आपका वो सॉल्व हो जाएगा। तो आगे सॉल्व करते हैं, हमें क्या करना है, देखो मैंने दोनों इक्वेशन को बराबर रखा, तो वो हो जाएगा MI1 बराबर क्या था, वो μ0 I1 अपॉन क्या था 2R, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हमने कर दिया था उसको किससे, पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ पे इनर कॉइल की जो रेडियस थी वो R2 यहाँ पे कंसीडर करके हम चले थे, ठीक है। तो μ0 अपॉन 2R हो गया, I1 भी हो गया, और पाई R2 स्क्वायर हो गया। देखो ये I1 से I1 कैंसिल हो गया, और एक्चुअल में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट बचा है वो बचा था आपका μ0 अपॉन 2R, और ये बच जाएगा पाई R2 स्क्वायर। अब सारी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो तो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है निकल के आ जाएगा, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ये 4 पाई, अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको μ0 की वैल्यू तो रखनी पड़ेगी। तो μ0 की जो वैल्यू, पहले μ0 की वैल्यू याद करते हैं, μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ठीक। अब बात आ गई इस 2 तो ऐसे रहेगा। रेडियस, अब रेडियस कौन सी रेडियस है भाई, ये अब किस रेडियस की बात कर रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने हैं। तो ये जो R है, इस R की बात करते हैं। R जो है आउटर वाला जो सर्किट था ना, यानी कि जो आउटर वाला जो लूप था उसकी बात करेंगे यहाँ पे R, यानी कि जो R है ना यहाँ पे, ये आउटर वाले, देखो सीधी सी बात है, R क्या था मैंने तो आपको बताया था, जो आउटर वाला आपके पास ये कॉइल थी और एक इनर कॉइल थी। इस आउटर कॉइल के कारण हमने क्या करा था, इस सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकाला था ना, इस आउटर कॉइल के कारण। इस आउटर कॉइल की रेडियस क्या थी, कैपिटल R ले लो चाहे, और वैसे तो 20 सेंटीमीटर वहां पे आपके पास क्वेश्चन में ना, तो कैपिटल R ले लो। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R थी, ये थी वो R जो हमने बात करी। तो ये R कितनी देती है, 20 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर तो आप रख नहीं सकते, तो 20 इंटू 10⁻⁻2 कर देंगे उसे मीटर में चेंज करने के लिए। R 20 सेंटीमीटर है, लेकिन मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल टू 1 पाई, ये आ गया, इस पाई को भी ऐसे रख दो। और आपके पास जो R स्क्वायर दे रखा है ना पे, देखो मैंने μ0 की जगह रखा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये पाई ऐसा ही है। और R2 जो है वो इनर वाली जो कॉइल है उसकी रेडियस है, और R2 इनर वाली कॉइल की रेडियस 1 सेंटीमीटर थी, तो 1 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻2, क्योंकि 10⁻�2 से आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको ये सारी वैल्यू हमें पुट करनी है, कि करके सब रखना है, सबको सॉल्व करेंगे तो आपका जो एक्चुअल आंसर निकल के आ जाएगा वो लगभग निकल के आएगा आपके पास 9.9 इंटू 10⁻⁻10 हेनरी। देखो आपको उसको सॉल्व तो करना ही है, ये तो नॉर्मल एल्जेब्रा है। देखो आप 12th में हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो आपको सीधे से इतना सा एल्जेब्रा, इतनी सी कैलकुलेशन आपको आनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जो है m का वैल्यू जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो इतना निकल के आ गया, या फिर आप उसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, 9.9 को आप 10 भी तो लिख सकते हैं,
10 इंटू 10⁻⁻10 हेनरी, और m इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 10⁻⁹ हेनरी हो जाएगा, या फिर आप इसको इस तरीके से लिख दो m इक्वल टू 1 नैनो हेनरी, ठीक है ना। इस तरीके से भी हम आप इसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। अब जो है यही जो क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन नंबर जो 2 था, ऑप्शन नंबर 2 में आपको क्या करना था, आपको देखी थी यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अगर आपके पास जो ऑप्शन नंबर 2 है, देखो ऑप्शन नंबर ए तो मैंने खत्म कर दिया यहाँ पे। ऑप्शन नंबर जो बी था इसी क्वेश्चन का, वो था क्या था, आपके पास गिवन देखी थी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द आउटर लूप। तो आउटर लूप में जो करंट फ्लो हो रही थी, मैंने उसको I1 कंसीडर करा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हमारे पास कितनी देर की है, वो देर की थी हमारे पास 5 एम्पियर पर मिली सेकंड। मैंने पहले बोला, अब ये मिली सेकंड आपको क्या करना है, सेकंड में चेंज करना है। तो मिली सेकंड को जैसे आप सेकंड में चेंज करेंगे, पहले तो आप ध्यान दो, देखो ये इस तरीके से 5 एम्पियर पर मिली सेकंड, तो मिली सेकंड तो नीचे है ना। अब मिली सेकंड को आप सेकंड में चेंज करेंगे तो आपको एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ ना। देखो एक्चुअल में मिली सेकंड आपको क्या करना है, पहले ये 5 एम्पियर ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है, 5 एम्पियर ऐसे लिख दिया, और ये मिली सेकंड की जगह में क्या लिख दूंगा, 10⁻³ सेकंड। समझ रहे हो मेरी बात। 1 मिली सेकंड बराबर कितना होता है, जब भी मिली का टर्म आता है ना, तो 1 मिली सेकंड की बात अगर मैं यहाँ पे करूंगा, तो 1 मिली सेकंड बराबर हो जाएगा 10⁻³ सेकंड। सीधी सी बात है, क्योंकि मिली में -3 होते हैं, तो यहाँ पे ये ms की जगह जहां पे ms लिखा है वहीं पे 10⁻³ लिख देंगे आप, तो आपके पास di/dt की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर सेकंड। अब जाके ये जो है बिल्कुल करेक्ट आ गया, di1/dt आपने एम्पियर पर सेकंड में, यानी कि SI सिस्टम में आपने ले लिया। di1/dt क्या है, मैं पहले बोल रहा हूँ, जो आउटर लूप है उसमें जो फ्लो वाली करंट है उसमें होने वाला रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना। तो आपको di1/dt की वैल्यू आपको इस तरीके से यहाँ पे लिख देनी है। और अब हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, अगर आपको अच्छे से याद होगा तो हमें कैलकुलेट करने के लिए बोलता है ईएमएफ कैलकुलेट करना है। तो ईएमएफ का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो वो था, वैसे तो माइनस भी था, -mdi1/dt, इस तरीके से वो फॉर्मूला था। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे -m, माइनस की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप माइनस लगाना चाहो तो लगा सकते हो। तो ई बराबर जो आ जाएगा, -m की वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर चुके हैं, 10⁻⁹ आ गई थी, इंटू ये di/dt की वैल्यू आपको 5 इंटू 10⁻³ हो गया, तो इक्वल टू जो है आपके पास ई की वैल्यू जो निकल के आ गई, ई बराबर आ जाएगी 5 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट। इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, माइनस भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, माइनस भी लगा सकते हैं। इतना ईएमएफ जो होगा उस वाली कॉइल में जो होगा जनरेट हो जाएगा। कौन सी कॉइल की बात कर रहे हैं, सेकंड वाली कॉइल की, यानी कि इनर कॉइल की बात कर रहे हैं। इनर कॉइल में इतना ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। सीधी सी बात है, देखो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही थी वो हमने I1 करंट कंसिडर करी, वो आउटर सर्किट में हो रही थी, आउटर वाले सर्कुलर लूप में। तो जब मेन करंट आउटर वाले सर्कुलर लूप में फ्लो हो रही है, तो जो ईएमएफ जनरेट होगा ना, वो उसके पास रखी दूसरी कॉइल में होगा। तो उसके पास रखी दूसरी कॉइल कौन सी थी, इनर कॉइल थी। तो इनर कॉइल में इतना ईएमएफ आपको देखने को मिलेगा, और उसके लिए पहले हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस इस तरीके से कैलकुलेट किया। तो ये न्यूमेरिकल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ न्यूमेरिकल, इसलिए आपको उसको करना बहुत जरूरी हो जाता है। और ये न्यूमेरिकल जो है ठीक बेस्ड है सर्कुलर कॉइल पे, जो मैंने आपको एग्जांपल नंबर 6.8 कराया था। अगर आप एग्जांपल नंबर 6.8 देखा है आपने, तो एग्जांपल नंबर ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत इजी रहने वाला है। तो एग्जांपल नंबर 6.8 एनसीईआरटी का जरूर देखना, फिर आपको ये क्वेश्चन देखना, आपको इजीली इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो अभी हमने इस वीडियो में 2 न्यूमेरिकल करे, दोनों न्यूमेरिकल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पेपर में आए हुए न्यूमेरिकल हैं और इसके चांस भी पेपर में आने के इस साल भी, ठीक है, इसलिए आप इसको जरूर पढ़ना। थैंक यू।